सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपके बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो क्लरिकल एग्जाम हो या पीओ एग्जाम हो या एसओ एग्जाम हो। रीजनिंग के सेक्शन में दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तक आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं उसको हम लोग कुछ टाइप में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशंस। तो क्या क्या फॉर्मेशन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर हम बात करें तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे 4 पैटर्न्स। ठीक है, पहला जो केस होता है वो केस होता है स्ट्रेट लाइन, या जिसे हम लोग बोलते हैं लीनियर फॉर्मेशन भी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन या लीनियर फॉर्मेशन। सेकंड होता है सर्कुलर, थर्ड इज रेक्टेंगुलर। ये 3 मेजर फॉर्मेशंस हैं जो आपको यहाँ समझने हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो मिलते हैं लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न एग्जामिनेशन में कुछ नए नए पैटर्न्स जो पूछे जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, वो भी देखेंगे। मतलब ऐसा है कि इनके क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही साथ कोई नया क्वेश्चन भी बना दिया जाता है लेटेस्ट पैटर्न पर। अब अगर हम बात करें हर एक पर्टिकुलर टाइप की, खासकर ये 3 टाइप की बात करें, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगुलर की, इसको हम लोग 2 पार्ट में फर्दर डाइवर्ट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है वो कहलाता है सिंगल फेसिंग, सिंगल या आप कह सकते हैं लीनियर या सिंगल फेसिंग, या इसे आप कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल फेसिंग। यूनिडायरेक्शनल फेसिंग मतलब जब आपके लाइन में बैठे हुए सभी पर्सन का फेस किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो वैसे केस को हम लोग कहते हैं सिंगल फेसिंग, या आप कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल फेसिंग। और सेकंड केस होता है जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फेसिंग। दोनों के बीच एक बेसिक डिफरेंस बस बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपको मेंशन होगा दैट 6 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सभी की फेसिंग एक ही डायरेक्शन में, तो वो केस हो जाता है सिंगल फेसिंग। या आपको बोल दिया जाएगा 7 और 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन in which some of them are facing north while some are facing south, कुछ की फेसिंग नॉर्थ है और कुछ की साउथ, तो दोनों फेसिंग्स मिल गई, तो उसे हम लोग डील करते हैं मल्टीपल फेसिंग। ठीक है, यहाँ जो फेसिंग आपको गिवन होती हैं वो आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको फेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। अब अगर इसके मल्टीपल फेसिंग की बात करें तो इसे भी 2 पार्ट में हम लोग फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। एक कहलाता है सिंगल रो मल्टीपल फेसिंग, और दूसरा केस होता है मल्टीपल रो मल्टीपल फेसिंग, या जिसे हम लोग बोलते हैं केस ऑफ पैरेलल रोज भी। सिंगल रो के केस में जैसा मैंने बताया कि सभी लोग एक लाइन में बैठे हैं, लेकिन कुछ की फेसिंग नॉर्थ है और कुछ की फेसिंग साउथ है। तो कुछ की फेसिंग नॉर्थ है जबकि कुछ की फेसिंग साउथ। पैरेलल रो की केस में क्या होता है, आपको बता दिया जाएगा 8, 10 और 12 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। इनमें से एक रो में बैठे लोगों की फेसिंग नॉर्थ है जबकि दूसरे रो में बैठे लोगों की फेसिंग साउथ। इसी तरह बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की भी, तो इसे भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक केस होता है सिंगल फेसिंग और दूसरा केस होता है मल्टीपल फेसिंग। यहाँ जो आपको फेसिंग मिलती है वो फेसिंग सेंटर या आउटसाइड गिवन होती हैं, सेंटर या आउटसाइड के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट था स्ट्रेट लाइन के केस में, या सेंटर या आउटसाइड के केस में। तो इसमें भी हो सकता है सर्कल में बैठे हुए लोग हैं, बताया जाएगा कुछ की फेसिंग सेंटर है और कुछ की आउटसाइड है, तो वो केस बन जाता है मल्टीपल फेसिंग का। सेम विथ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एज वेल। यहाँ भी 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सिंगल फेसिंग
एंड मल्टीपल फेसिंग्स। चलिए, ये तो बात हुई इनकी वेराइटीज़ की। आइए ज़रा इनके क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से अब। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार देखते हैं। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH are sitting in a row from chair number 21 to 28 in ascending order from left to right. All of them are facing north. There are 2 persons between C and A. B and H always sit adjacent to each other. G sits adjacent to neither A nor C. Neither B nor H sits on chair number 24. There is one person between F and B. D doesn't sit adjacent to F and C is on chair number 26. तो ये पूरा क्वेश्चन है, हमें इन सभी पर्सन की सीट फाइंड आउट करनी है। तो आइए चलिए ज़रा इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लें और हमें 8 सीट्स बनानी थी। हमने 8 सीटिंग जो है बना ली। अब यहाँ पर बात करें तो आपको इन सीट की नंबरिंग दी गई है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, 21 टू 28 की नंबरिंग है। तो अब हम इनके ऊपर नंबरिंग पुट कर लें, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा रूल होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें डेफिनेट या फिक्स्ड मिलती है किसी भी पर्टिकुलर सीट को लेकर, तो हम उसे डायरेक्टली वहाँ प्लेस कर देते हैं। अगर कोई ऐसी जानकारी है जिसे अभी रो में सीट फिक्स जिसकी नहीं की जा सकती, हम उसके साइड में उसका एक छोटा सा नोट बना लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स। तो जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली प्लेस हो जाएंगी रो में, उसे प्लेस कर दिया जाएगा, जो नहीं होंगी फिलहाल उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो चलिए ज़रा देखते हैं ये काम कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ बोला क्या गया है, 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग इन अ रो फ्रॉम चेयर नंबर 21 टू 28 इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सभी की फेसिंग नॉर्थ है। तो अगर सभी की फेसिंग नॉर्थ है, इट मीन्स नॉर्थ फेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमें ध्यान ये रखना होता है कि हमारा राइट साइड किधर होगा और लेफ्ट साइड किधर होगा। तो नॉर्थ फेसिंग के केस में हमारा राइट लेफ्ट और रो का राइट लेफ्ट सेम होगा, यानी ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट की मूवमेंट और इस साइड हो जाएगी हमारी राइट की मूवमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट साइड इन रो के लिए भी राइट होगा और हमारा लेफ्ट साइड रो के लिए लेफ्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन C एंड A। C और A के बीच 2 पर्सन है, लेकिन अभी हमें C और A की सीट का पता नहीं है। चूंकि सीट का पता नहीं है यानी इसे डायरेक्ट रो में प्लेस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे कि देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन C एंड A। तो C और A के बीच 2 पर्सन हैं, यानी 2 सीटों को छोड़कर फिर कौन आ जाएगा, A आ जाएगा। अभी ये नहीं पता कि C के राइट में A होगा या लेफ्ट में, दोनों पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। तो C के राइट के 2 सीटों को छोड़कर A आ सकता है या C के लेफ्ट में 2 सीटों को छोड़कर A आ सकता है। आप चाहें तो इसे ऐसे नोट कर लें, या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप बात करें C से A की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन की बात करें तो पोजीशन देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो C से A की पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। तो हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं कि C से थर्ड प्लेस पर A है। मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, C से थर्ड प्लेस पर A है। अब देखो, राइट साइड या लेफ्ट साइड का पता लगाने के लिए सिंपल सा काम करना, अगर हमें राइट लेफ्ट का पता हो, अगर राइट पता हो तो राइट साइड एरो लगा देते हैं, लेफ्ट पता हो तो लेफ्ट साइड एरो लगा देते हैं, और जहाँ एरो नहीं लगाया इसका मतलब अभी ये नहीं पता इन दोनों में से राइट साइड कौन है और लेफ्ट साइड कौन है। ठीक है, ये समझ लेना हमें बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो C से थर्ड प्लेस पर A है, देखिए एरो नहीं लगाया, यानी अभी राइट लेफ्ट क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, B एंड H ऑलवेज सेट एडजेसेंट टू ईच अदर। B और H एक दूसरे के साथ बैठे हैं, इसका मतलब B जहां भी बैठेगा उससे फर्स्ट प्लेस पर कहीं H होगा। अगेन यहां भी नहीं पता राइट साइड H होगा B के या लेफ्ट साइड H होगा,
ये अभी कंफर्म नहीं है, तो जहाँ राइट लेफ्ट का पता नहीं वहाँ एरो मार्क प्लेस नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, G सेट्स एडजेसेंट टू नीदर A नॉर C। ओके, G जो है वो A के एडजेसेंट नहीं है, मतलब एडजेसेंट का मतलब फर्स्ट प्लेस, तो A से फर्स्ट प्लेस पर G नहीं है, तो इसलिए हम G के ऊपर क्रॉस लगा दे रहे हैं। और इसी प्रकार से C से भी फर्स्ट प्लेस पर G नहीं है, दोनों से फर्स्ट प्लेस पर G नहीं होगा, तो जहाँ नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी वहाँ क्रॉस मार्क लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट, नीदर B नॉर H सिट्स ऑन चेयर नंबर 24। तो ये हमारा चेयर नंबर 24 है, यहाँ हम B और H को प्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देयर इज वन पर्सन बिटवीन F एंड B। F और B के बीच एक पर्सन है, तो ध्यान रखिएगा जब भी पर्सन की इंफॉर्मेशन होती है उसमें वन ऐड करने पर वो पोजीशन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी अगर F और B के बीच पर्सन एक, तो उनकी आपस की पोजीशन सेकंड हो जाएंगी। अगर इनके बीच पर्सन 2 होते तो इनके आपस की पोजीशन थर्ड हो जाती, पर्सन 3 होते तो पोजीशन 4। इसी तरह से जितने पर्सन पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए 1 ऐड कर दीजिएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखिए, D डजंट सेट एडजेसेंट टू F। ओके, F के एडजेसेंट D नहीं है, इसका मतलब F से फर्स्ट प्लेस पर D नहीं नजर आएगा, F से फर्स्ट प्लेस पर D नहीं। एंड C सेट्स ऑन चेयर नंबर 26। अब देखो C के सीट नंबर हमें दे दिया गया, C का सीट नंबर हमें दिया गया 26 नंबर, तो 26 नंबर वाली सीट पर प्लेस कर दिया C को। अब जैसे ही हमने यहाँ C को प्लेस कर दिया, हमारे पास C से जुड़ी एक जानकारी थी कि C से थर्ड प्लेस पर A को आना चाहिए। ये नहीं पता राइट साइड आना चाहिए या लेफ्ट साइड आना चाहिए, हम दोनों साइड चेक करेंगे। तो क्या C के राइट साइड थर्ड प्लेस पर A को रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि राइट में केवल 2 ही सीटें हैं, 3 सीटें हैं ही नहीं, तो तीसरी सीट पर A पॉसिबल नहीं। इसका मतलब A को डेफिनेटली C के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड सीट पर आना होगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 2 सीटों को छोड़कर तीसरी सीट पर हमने रख दिया A को। अब गौर से देखिए मेरी बात को कि A के फर्स्ट प्लेस पर कहीं G नहीं आएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ A आ चुका है, तो A की जो इमीडिएट सीट है ये 2 सीटें हैं, चेयर नंबर 22 और चेयर नंबर 24। दोनों में से किसी भी सीट पर G नहीं आ सकता। और उसी तरह C के इमीडिएट भी कहीं G नहीं आ सकता, ना ही C के लेफ्ट में G आ सकता, ना ही C के राइट में G आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, तो अगर G के बारे में आप ध्यान से देखो तो G बेटा 22 पर नहीं आ सकता, 23 पर नहीं आ सकता, 24 पर नहीं, 25 पर नहीं, 26 पर नहीं, 27 पर नहीं। यानी अगर हमें G को प्लेस करना हो, हमारे पास 2 ही पॉसिबल सीटें बच रही हैं, या तो G चेयर नंबर 21 पर हो या फिर G चेयर नंबर 28 पर हो। तो 2 पॉसिबल कंडीशंस हैं, हमें एक एक करके दोनों चेक करना होगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 चेक करते हैं। अगर हम G को यहाँ रखें तो क्या होगा? अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात, अगर ये गलत होता है तो फिर हम G को चेयर नंबर 28 पर रख सकते हैं। तो G को हमने यहाँ रख लिया। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, बोला गया B और H एडजेसेंट होंगे, यानी अगर इन्हें पुट करना होगा तो 2 लगातार की खाली सीटें चाहिए। अब देखिए यहाँ तो एक ही सीट खाली है, 2 लगातार की खाली सीटें यहाँ तो नहीं है, यहाँ 2 लगातार की खाली सीटें तो हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि चेयर नंबर 24 B और H के लिए खाली नहीं है, क्योंकि B और H यहाँ नहीं हो सकते। यानी अगेन यहाँ एक ही सीट बची, तो यहाँ भी B और H ये दोनों नहीं आ सकते। तो अब B और H को प्लेस करना है तो केवल 2 सीटें हमारे पास बच रही हैं, यानी इन 2 सीटों में से एक सीट पर B आएगा, दूसरी सीट पर H आएगा। तो B या H में से कोई एक यहाँ और दूसरा यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए B से जुड़ी एक जानकारी है कि B से सेकेंड सीट पर F आएगा। B से सेकेंड सीट पर किसे आना चाहिए? F को आना चाहिए। तो अगर आप B को चेयर नंबर 28 पर रखें तो इससे दूसरी सीट पर F आना चाहिए। क्या दूसरी सीट पर F पॉसिबल है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी C है, इसका मतलब F को नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब कि B को चेयर नंबर 28 पर नहीं रख सकते। तो अब B के लिए केवल एक ही चेयर बची, विच इज़ 27। तो B चेयर नंबर 27 पर फिक्स, और इसी प्रकार से चूंकि H इसके इमीडिएट आना था
तो H चेयर नंबर 28 पर फिक्स। अब B से सेकंड प्लेस पर F को रख लीजिए, तो सेकंड फर्स्ट सेकंड यहाँ रख लिया हमने F को, और अब देखिए F से फर्स्ट प्लेस पर D नहीं आ सकता, तो F से फर्स्ट वाली सीट ये है, D को हम यहाँ नहीं रख सकते, तो D के लिए हमारे पास केवल एक खाली सीट बची, उस खाली सीट पर रख देंगे D को। और एक लास्ट पर्सन बच रहा है, और वो लास्ट पर्सन बच रहा है, 8 में से 7 आ गए हैं, एक ही बचा है, दैट इज E। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, हमें इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं ज़रा अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a straight line. Some of them are facing north, while some others are facing south. H faces north. C sits at one extreme end of the row. A sits third to the left of C. D is not an immediate neighbor of C. G sits third to the right of A. B sits on the immediate right of G. B does not sit at any of the extreme end of the line. Only one person sits between F and D. G sits second to the left of F. E sits second to the right of B. Both immediate neighbors of G face the same direction. Both immediate neighbors of A face the opposite direction. E face the same direction as B. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। आइए ज़रा इसे अब सॉल्व करके देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स अगेन 8 हैं, तो हमें एक रो डेवलप करना होगा जिसमें 8 सीटिंग पोजीशंस ड्रॉ करनी होंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये एक 8 सीटिंग पोजीशंस हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इनमें से कुछ की फेसिंग नॉर्थ है और कुछ की फेसिंग साउथ है, ये भी मेंशन्ड है। इसका मतलब है कि नॉर्थ फेसिंग का राइट लेफ्ट तो अभी हमने देखा था कि नॉर्थ फेसिंग का राइट लेफ्ट और हमारा राइट लेफ्ट सेम होता है। तो नॉर्थ फेसिंग के लिए ये लेफ्ट है और ये साइड राइट है, लेकिन साउथ फेसिंग की जब बात आएगी तो चूंकि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ होता है, इस वजह से नॉर्थ का जो लेफ्ट और राइट है और साउथ का लेफ्ट और राइट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि साउथ फेसिंग का ये साइड राइट और ये वाला साइड लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला गया H फेसेस नॉर्थ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सबकी फेसिंग भी हमें मार्क करनी है, तो ध्यान रखिएगा। फेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग कैसे पता लगाते हैं ये भी देखना होगा, ये भी मार्क करना होगा। नॉर्थ फेसिंग किसकी किसकी, नॉर्थ के लिए हम ऊपर की ओर एरो लगा देते हैं, और साउथ फेसिंग किसकी किसकी है, इसके लिए नीचे की ओर एरो लगा देते हैं। अब बोला गया H फेसेस नॉर्थ, तो H आ गया नॉर्थ फेसिंग का। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन है C सिट्स एट वन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। C किसी रो की एंड पर है। अब हमारे पास रो में 2 एंड है, एक ये वाला और एक ये वाला है ना, एक लेफ्ट एंड और एक राइट एंड। तो C को बिठाने की अभी 2 पॉसिबल कंडीशंस हैं। नेक्स्ट, A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। C के थर्ड लेफ्ट में A, तो अभी C की सीट फिक्स नहीं है, इस वजह से इसे यहाँ नोट कर ले रहे हैं। C के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड सीट पर A आ जाएगा। C के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड सीट पर A। D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। D जो है वो C का नेबर नहीं है, तो C जहाँ भी बैठेगा उससे पहली सीट पर D नहीं होगा, तो C से पहली सीट पर D नहीं है। G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A, यानी A के राइट साइड थर्ड सीट पर G होगा। A के राइट साइड थर्ड सीट पर G। B सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ G। ओके, G के इमीडिएट राइट कौन, B है, तो G के इमीडिएट राइट हमने लिख लिया B को। B डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन।
यानी बी किसी भी एंड पर नहीं, यानी ये जो एंड है ना, एंड वाली सीट पर बी नहीं, किसी भी एंड पर नहीं, ना ही लेफ्ट वाली एंड पर, ना ही राइट वाली एंड पर। ओके, नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच केवल एक ही व्यक्ति है, तो हम लोग कह सकते हैं एफ से डी की पोजीशन जो होगी वो सेकंड होगी। पर्सन बताया गया तो पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए +1 करते हैं। जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, यानी F के लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड प्लेस पर G है, F के लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड प्लेस पर G। E सेट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ B। E सेट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ B। चूंकि B यहाँ है ना, तो B के साथ ही नोट कर लेंगे कि B के सेकेंड राइट में कौन, E है। B के सेकेंड राइट में कौन, E। बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ G फेस द सेम डायरेक्शन। अब देखो G के दो नेबर्स होंगे, क्योंकि बोथ नेबर्स बोले गए, यानी दो नेबर हैं, और इनकी फेसिंग सेम होगी। सेम फेसिंग को इन शॉर्ट मैंने लिख दिया SF, सेम फेसिंग। अब ध्यान रखना, चूंकि G के दो नेबर्स आ गए, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका मतलब G भी किसी एंड पर नहीं हो सकता, क्योंकि एंड वाले पर्सन्स के केवल एक ही नेबर होते हैं। जो यहाँ बैठेगा उसका एक ही नेबर होगा, दो नेबर के लिए दूसरी साइड होना चाहिए, दूसरी साइड कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है। एंड बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन। तो ए के जो दो नेबर्स हैं उनकी फेसिंग अपोजिट है, तो सेम फेसिंग के लिए SF लिखा है, अपोजिट फेसिंग के लिए OF लिखा है। और लास्ट स्टेटमेंट है E फेसेस द सेम डायरेक्शन एज B। अब E और B की आपस में फेसिंग सेम होगी, E और B की आपस की फेसिंग सेम होगी। तो ये हमारे पास कुल इंफॉर्मेशंस हैं। चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, हमें C को पुट करने की दो पॉसिबल कंडीशंस मिल रही हैं। 1 बाय 1 दोनों को चेक करेंगे। केस नंबर 1, अगर मैं C को यहाँ रखूँ तो क्या होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, चूँकि अभी हमें C की फेसिंग का पता नहीं है कि C की फेसिंग नॉर्थ है या साउथ, तो जिस भी पर्सन की फेसिंग का पता नहीं होता, हम एक एक करके दोनों पॉसिबल कंडीशंस वेरीफाई करते हैं। एक बारी पर्सन की नॉर्थ फेसिंग लेकर और एक बारी पर्सन की साउथ फेसिंग लेकर। जैसे अगर मैं C की फेसिंग नॉर्थ रखूं, तो देखो C से जुड़ी एक जानकारी है कि C के थर्ड लेफ्ट में A आना चाहिए। तो अगर मैं C की फेसिंग नॉर्थ लगा दूं तो लेफ्ट तो इधर हो जाएगा, और इस साइड तो कोई सीट अवेलेबल है नहीं, यानी C के थर्ड लेफ्ट में A पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। इससे ये पता चलता है कि बेटा हम C की फेसिंग नॉर्थ नहीं ले सकते। इसका मतलब हमें C की फेसिंग यहाँ पर अगर बिठाना है C को, तो निश्चित तौर पर क्या लेना पड़ेगा, साउथ लेना पड़ेगा। तो अब अगर हम C की फेसिंग साउथ लें तो इसके थर्ड लेफ्ट में A। अब इसका लेफ्ट उल्टा चलना है, क्योंकि फेसिंग उल्टी हो गई तो लेफ्ट भी उल्टा, लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएंगे। तो C के थर्ड लेफ्ट में A, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पुट कर दिया A को। और ध्यान रखिएगा C के इमीडिएट में D नहीं आना चाहिए। तो C अगर इस सीट पर है तो इमीडिएट यानी इस वाली सीट पर D पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो ये वाली जानकारी अभी हमने प्लेस की। अब देखो A आ चुका, तो A से जुड़ी एक जानकारी है कि A के थर्ड राइट में G आएगा। अब देखो A की फेसिंग गिवन नहीं, तो A की फेसिंग नॉर्थ भी हो सकती है और साउथ भी, दो पॉसिबल कंडीशंस आ सकते हैं। अगर हम A की फेसिंग नॉर्थ लें तो क्या A के थर्ड राइट में G आ सकता है, तो देखो राइट जा सकते हैं, राइट अब ये हो जाएगा क्योंकि नॉर्थ फेसिंग का राइट और हमारा राइट सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ किसे रख दिया जी, G को। A के थर्ड राइट में किसे रखना था, G। लेकिन अगर A की फेसिंग साउथ लेते तो राइट उल्टा चलना पड़ता, यानी इस तरफ चलना पड़ता, और A के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में G नहीं आ पाता क्योंकि ऑलरेडी C को बिठा रखा है हमने। इसका मतलब ये कि अगर A को यहाँ बिठा रहे हैं तो इसकी फेसिंग साउथ नहीं हो सकती, इसकी फेसिंग नॉर्थ लेनी होगी। अब देखिए G के इमीडिएट राइट में किसे रखना, B को रखना। अब देखो G की फेसिंग का पता नहीं, अब ये भी नॉर्थ साउथ में से एक होगा। अगर हम G की फेसिंग नॉर्थ लें तो इमीडिएट राइट यानी ये वाली सीट, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग B किसी एंड पर नहीं आ सकता। तो G के राइट में अगर हम B को ले रहे हैं, राइट ये वाला साइड ले रहे हैं, तो B यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कि हम G की फेसिंग नॉर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि नॉर्थ लेने पर राइट हैंड साइड B पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स
जी की फेसिंग साउथ ले लेंगे और जी के इमीडिएट राइट में किसे रख लेंगे, बी को रख लेंगे। तो जी के इमीडिएट राइट में बी आ गया। अब देखो बी के सेकंड राइट में आना चाहिए ई को। अब बी की फेसिंग हमें गिवन नहीं, अगेन तो नॉर्थ और साउथ दोनों पॉसिबल कंडीशन चेक करना होगा। अब अगर बी की फेसिंग नॉर्थ लें तो सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, क्या इस सीट पर ई को रखा जा सकता है फिलहाल? जी बिल्कुल रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बी की फेसिंग यहाँ साउथ लेते तो सेकंड राइट उल्टा चलते, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, और राइट की सेकंड सीट पर फिर ए है, यानी ई पॉसिबल नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि ई की फेसिंग हम यहाँ साउथ नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब देखिए ए जी बी ई ये सारे आ गए हैं, ए बी जी ई सारे आ गए। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की। अब देखिए एफ के सेकंड लेफ्ट में जी को बताया गया। अब ध्यान से सुनना, यानी एफ कहीं भी बैठा होगा वो जी से तो सेकंड सीट पर बैठा होगा ना, ये दोनों एक दूसरे से सेकंड सीट पर होंगे, ये तो पता है। तो जी से सेकंड सीट पर एफ है, इतना तो पता है हमें। अब देखो जी के इस साइड तो एक ही सीट है, तो इस साइड तो एफ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जी के दूसरी साइड सेकंड सीट पर किसे रखना पड़ेगा, एफ को रखना पड़ेगा। अब चूंकि एफ की फेसिंग का पता नहीं, फेसिंग नॉर्थ भी हो सकती है और साउथ भी, लेकिन ये जानकारी जरूर दी गई है कि एफ के लेफ्ट हैंड साइड जी होगा, एफ के लेफ्ट में जी होगा। और देखिए एफ के लेफ्ट में अगर जी है तो ये लेफ्ट उल्टा चल रहे हैं। अगर लेफ्ट उल्टा चल रहे हैं इसका मतलब एफ की फेसिंग साउथ है, नॉर्थ संभव ही नहीं है। तो एफ की फेसिंग जब साउथ लेंगे तभी सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, जी आ जाएगा। अच्छा, एक जानकारी ये भी है कि एफ से दूसरी सीट पर डी को भी आना चाहिए। तो एफ से दूसरी सीट पहली दूसरी डी आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो 7 जने आ गए हैं, एक पर्सन बच रहा है और वो पर्सन है एच। तो हमने एच को बेटा यहाँ प्लेस कर लिया। अब ध्यान से देखिए एच की फेसिंग हमें बताई गई है नॉर्थ, तो एच की फेसिंग रख लेंगे नॉर्थ। अब बाकी जानकारियाँ क्या हैं उस पर आइए। तो बोला गया जो जी के दोनों नेबर्स होंगे उनकी फेसिंग सेम होनी चाहिए। तो अब जी के नेबर्स कौन कौन है, तो बी और ई हैं। अब देखो बी की फेसिंग नॉर्थ है, दोनों की सेम करने के लिए ई की भी फेसिंग नॉर्थ लेनी होगी, तभी तो दोनों नेबर्स की फेसिंग सेम होगी। ठीक है, और इसी तरह अगली जानकारी देखिए कि ए के जो नेबर्स होने चाहिए उनकी फेसिंग एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। अब ए यहाँ बैठा, अब ए का नेबर है डी और एफ, इन दोनों की फेसिंग एक दूसरे के ऑपोजिट। अब यहाँ देखिए ध्यान से एफ की फेसिंग हमें मिली है साउथ, इसका मतलब इसकी फेसिंग ऑपोजिट होगी यानी नॉर्थ होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें सभी पर्सन्स की सीटिंग पोजीशन और फेसिंग का पता चल गया है। तो देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें क्वेश्चंस एग्जाम में भी अप्रोच करना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।